अगर हम बात करें गॉस थ्योरम की और इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, तो इससे रिलेटेड हम 3 डेरिवेशंस करते हैं जो एग्जामिनेशन में सीबीएसई में इंपॉर्टेंट होती हैं। 3 डेरिवेशन में से सबसे पहले हम फर्स्ट डेरिवेशन पे आते हैं कि मान लो हमारे पास एक लाइन है, इनफाइनाइट लाइन मान सकते हो। एक्चुअली वैसे तो इनफाइनाइट कुछ नहीं होता है, बट इनफाइनाइट लाइन मान लेते हैं। इस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। कौन सा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगा बच्चों, ये बताना। कौन सा चार्ज लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, ये कहलाएगा। तो हमें क्या करना है बच्चों, जैसे इससे कुछ दूरी पे एक पॉइंट है, लेट अस टेक इससे कुछ दूरी पे एक पॉइंट है, पी पॉइंट है जिससे आर डिस्टेंस पे है। इस लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से इस पॉइंट पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं 1-2 बार, ये हमें निकालना है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, एक लाइन है जिसे हम इनफाइनाइट लाइन कह रहे हैं, जो कि रियलिटी में पॉसिबल नहीं है। इस पे चार्ज है, इस सब चार्ज की वजह से पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, इसका हमें डेरिवेशन करना होता है। ये हमारा डेरिवेशन है, ठीक है बच्चों। तो लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है और पी पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। अब चक्कर क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का एक बेसिक सा फॉर्मूला होता है, जब हमने पढ़ा था। जैसे कोई क्यू चार्ज है, उससे आर डिस्टेंस की दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड होती है के क्यू बाय आर स्क्वायर। कोई क्यू चार्ज है, उससे आर डिस्टेंस की दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड ये होती है। बट ये फॉर्मूला यहाँ नहीं लगाया जा सकता है। कोई बच्चा बताएगा ऐसा क्यों, और लगाया जा भी सकता है तो बहुत बुरी हालत हो जाएगी लगाने में। कोई बच्चा बताएगा ऐसा क्यों, वाई? बोलो बोलो बच्चे बोलो। देखो बच्चे, ये जो फॉर्मूला होता है, ये कोई एक पॉइंट चार्ज है, छोटा सा चार्ज है, एक जगह रखा हुआ है, उसकी वजह से किसी एक दूरी पे, किसी पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। एक सिंपल सा फॉर्मूला है। यहाँ पर कोई पॉइंट चार्ज नहीं है, इतने सारे चार्ज हैं, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी वजह से, 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 इसके सबके वजह से, तो इंटीग्रेशन वगैरह का सहारा लेना पड़ता है। मतलब बहुत लंबा हो सकता है, देखा जाए तो बहुत लंबा हो सकता है। तो ये लंबा मेथड हमारे लिए बेटर नहीं होता है। तो फिर हम एक चीज का सहारा लेते हैं, हम यहाँ सहारा लेते हैं गॉस थ्योरम का। हम यहाँ सहारा लेते हैं गॉस थ्योरम का, और उसकी मदद से हम इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से पी पॉइंट दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। तो क्या डेरिवेशन चालू कर दें बच्चों? चालू कर दें बच्चों डेरिवेशन? चलो, तो देखो बच्चों, जैसे कि डेरिवेशन होती है, खैर आजकल तो इतना लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि डेरिवेशन इतनी बोर्ड में पढ़ी जाती नहीं है, बट जैसे कि हमें हर डेरिवेशन लिखनी होती है। लेट अस कंसीडर वी हैव अ लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इन विच सम चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड, ऐसे ऐसे करके, और लिखना पड़ता है, हमको मानना पड़ता है। और हमें किसी पी पॉइंट पे, जैसे मान लो ऊपर या नीचे मान लो कोई पी पॉइंट है जो कि यहाँ से आर डिस्टेंस की दूरी पे है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो ऐसे में क्या किया जाए? तो देखो ऐसे में गॉस थ्योरम लगानी है। गॉस थ्योरम लगाने से पहले हमको एक इमेजिनरी सरफेस मानना पड़ता है, जिसका नाम होता है गॉसियन सरफेस, जिसका नाम होता है गॉसियन सरफेस। तो हम भी यहाँ पर एक गॉसियन सरफेस मान लेते हैं। खैर हम फिलहाल सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस मान रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सिलेंड्रिकल ही मानना पड़े, कुछ और भी मान सकते हैं। कैसा शेप का गॉसियन सरफेस मानना है, उसके कुछ रूल्स हैं, हम आपको भी बताएंगे। बट फिलहाल ये मान के चलो, हम आपको सिर्फ ये कह रहे हैं अभी सिलेंडर मान लो। क्यों कुछ और नहीं मान रहे, थोड़ी देर में बताएंगे बच्चों। क्यों क्यूबिकल या क्यूबॉइडल या और कोई शेप का गॉसियन सरफेस नहीं ले रहे हैं, अभी बताएंगे आपको। बट फिलहाल हम कौन सी शेप का गॉसियन सरफेस ले रहे हैं? बोलो, कौन सी शेप का गॉसियन सरफेस ले रहे हैं? अब सिलेंड्रिकल। अब देखो बच्चों, कहानी क्या है कि इस गॉसियन सरफेस में कितना चार्ज इनक्लोज्ड है? कितना चार्ज इनक्लोज्ड है? चार्ज इनक्लोज्ड का मतलब क्या होता है? जो उसके अंदर जो चार्ज है उसे कहते हैं चार्ज इनक्लोज्ड। कितना चार्ज इनक्लोज्ड है बताना बच्चों? जैसे मान लो ये गॉसियन सरफेस है, इसकी लेंथ L है, इसमें कितना चार्ज इनक्लोज है? इतना चार्ज इनक्लोज है। तो बाहर का चार्ज इसके अंदर इनक्लोज माना जाएगा या नहीं माना जाएगा? बोलो बोलो भाई बोलो। नहीं माना जाएगा क्योंकि वो बाहर है।
आउटसाइड दिस थिंग, इसके अंदर तो इतना चार्ज रखा हुआ है। अब देखो बच्चों होता क्या है, एक रूल होता है, एक नियम होता है, मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में जब पढ़ाया था, तो ये मैंने कहा था जैसे मान लो एक क्यूबिकल गॉसियन सरफेस है, तो इसका एक नियम है कि मान लो बीच में हमने एक चार्ज रख दिया, तो जितना ये फ्लक्स एमिट करेगा उतना ही फ्लक्स इन वॉल से पास होगा, क्योंकि जितना छोड़ेगा उतना ये सारा पास करेगा वॉल से। मैंने बताया था ना बच्चों, जितना फ्लक्स चार्ज छोड़ेगा उतना सारी वॉल्स पे जाएगा। कोई डाउट इसमें बताओ, बोलो। ठीक है बच्चे, एक मिनट बताते हैं, फिर से रुक जाओ। तो जितना फ्लक्स एमिट करता है चार्ज उतना ही पास होता है, जितना इसने एमिट किया जितना उसका कुछ हिस्सा यहाँ से पास करेगा, और जितना टोटली एमिट करेगा उतना यहाँ से पूरा पास होगा। यहाँ पर भी सेम सिचुएशन है कि जितना ये जो चार्ज इंक्लोज्ड है अंदर, ये जो इंक्लोज्ड है ये फ्लक्स एमिट करेगा उतना ही पास करेगा। यहाँ कितनी सरफेस है जिससे फ्लक्स निकल सकता है। जैसे हम बात करें, हमारा रूम है, हमारा रूम की शेप कैसी है, क्यूब है। हमारे रूम में कितने सरफेस होते हैं बताओ बच्चों, कितने सरफेस होते हैं? क्यूब के अंदर 6 सरफेस होते हैं। सिलेंडर में कितने सरफेस होते हैं? 3। एक ये, दूसरा ये कर्व सरफेस, और तीसरा ये सरफेस। तो जितना फ्लक्स ये चार्ज एमिट करेगा उतना ये पास होगा। ये जो चार्ज दिख रहा है, जो कोई चार्ज फ्लक्स एमिट करता है उसका फॉर्मूला होता है Q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये जो चार्ज एमिट करेगा, ये जो चार्ज फ्लक्स एमिट करेगा, उसका कुछ हिस्सा फर्स्ट वाले सरफेस से निकलेगा, कुछ हिस्सा सेकंड वाले सरफेस से निकलेगा, कुछ हिस्सा थर्ड वाले सरफेस से निकलेगा। ये जो चार्ज जो फ्लक्स एमिट करेगा उसका कुछ हिस्सा, ये जो चार्ज रखा हुआ है उसका कुछ हिस्सा इससे, ऐसा मानते हैं, मान के चलते हैं। अब रही बात इसकी भी कि जैसे मान लो बच्चों ये जो है इस पे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, क्योंकि लाइन पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? लैम्डा से। लीनियर चार्ज डेंसिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम? लैम्डा से। तो अगर देखो अच्छा, अभी हमने पढ़ा था लैम्डा क्या होता है, Q बाय एल होता है। लैम्डा क्या होता है? Q बाय एल होता है। अगर Q की वैल्यू निकालनी है तो क्या हो जाएगा? लैम्डा एल हो जाएगा। Q की वैल्यू क्या हो जाएगा? लैम्डा एल हो जाएगा। पता है ना बच्चों, भी बताया था। तो ये लैम्डा एल लीनियर चार्ज डेंसिटी। बच्चे अभी क्या क्या पढ़ाई कर रहे हो बच्चे? ढंग से पढ़ाई नहीं कर रहे हो क्या? बोलो। तो जितना फ्लक्स ये एमिट करेगा उतना फर्स्ट सेकंड थर्ड सरफेस से पास होगा। कोई डाउट? किसी सरफेस से जो फ्लक्स पास होता है, किसी भी सरफेस से जो फ्लक्स पास होता है उसका फॉर्मूला होता है E A cos थीटा। किसी भी सरफेस से जब कुछ फ्लक्स पास होता है तो उसका फॉर्मूला होता है E A cos थीटा। तो जैसे मान लो इस सरफेस से कुछ फ्लक्स पास हो रहा है तो इसके लिए लगा देंगे, सेकंड सरफेस से जो फ्लक्स पास हो रहा है उसके लिए भी ये फॉर्मूला लगा देंगे, थर्ड के लिए भी ये फॉर्मूला लगा देंगे। इन तीनों की वैल्यू पुट कर देंगे और आंसर आ जाएगा। अब चक्कर क्या है कि हम पहले हर सरफेस को देखते हैं कि क्या सरफेस है, कैसा है, इसके बारे में। क्योंकि ये cos थीटा लगाने से पहले हमको एक चीज देखनी पड़ेगी, हमें थीटा एंगल देखना पड़ेगा। थीटा एंगल किस किस के बीच का होता है बताओ बच्चों? थीटा एंगल किस किस के बीच का होता है बताओ? बोलो। हेलो। जो थीटा होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर के बीच का एंगल होता है। तो तीनों सरफेस के लिए जो थीटा होगा वो अलग अलग होगा। मतलब इस सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का एंगल अलग होगा, इसके लिए अलग होगा। तो तीनों के लिए हमको अलग अलग स्टडी करना है। जैसे अब हम बात करते हैं फर्स्ट सरफेस की। देखो फर्स्ट सरफेस है, इसका एरिया वेक्टर किधर होगा बच्चों? किधर ड्रॉ करूं? ऊपर, लेफ्ट, राइट, किधर? एरिया वेक्टर किधर दिखाऊं बताओ? तो अच्छा बताएगा आप में से, इस सरफेस का एरिया वेक्टर किधर ड्रॉ किया जाए बताओ? इधर, ऊपर, इधर। देखो बच्चे, कोई भी एरिया होता है, एरिया वेक्टर उसके परपेंडिकुलर होता है और अवे होता है, टू अवे, ऐसे। ये इसका एरिया वेक्टर हो गया फर्स्ट सरफेस का। कोई डाउट? अच्छा देखो, एक्चुअली क्या है कि आमतौर पे ना जो होती है जैसे बॉडी है उसके अंदर नहीं लेते। ये तो जैसे सिलेंडर है उसके अंदर मत लो। ये देखो जैसे ये बॉडी है, कोई बॉडी है हमारे पास, लेट अस टेक, ये हमारे पास बॉडी है, तो उसके अवे लो,
अवे लेना हो तो जैसे इसका इधर लिया, इस सरफेस का किधर लेंगे बताना, इसका एरिया वेक्टर किधर लेंगे, ये एरिया है, इसका एरिया वेक्टर किधर होगा बोलो, अवे परपेंडिकुलर A3, इसका किधर होगा, इसका किधर होगा, इस सरफेस का, इस सरफेस का इससे अवे परपेंडिकुलर ऐसे। कोई डाउट? ले लो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बताएंगे वो भी बताएंगे। चल ले सकते हो, यहां से ऊपर ले सकते हो, यहां से नीचे ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लो एंगल सेम आएगा, बताते हैं अभी बच्चे। तो एक्चुअली क्या है, हमने एरिया की तो डायरेक्शन ले ली, एरिया वेक्टर की। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे ले, देखो बच्चे ये पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कैसे होती है, जैसे अगर मान लो सिर्फ ये पॉजिटिव चार्ज है, ये मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी कैसे, कैसे ड्रॉ करें बच्चे इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड, बताना कोई बच्चा हमें एडवाइस दे, सर ऐसे ड्रॉ करो, बताओ बोलो कैसे, भाई बोलो कोई है, अवे की अवे, और शाबाश बच्चे, वेरी गुड भाई। पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड अवे होती है, चाहे ऊपर दिखाओ चाहे नीचे दिखाओ, अवे होगी। तो मतलब इसकी भी ऐसे ही होगी, अवे ऐसे 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 ऐसे, अवे ऐसे ऐसे ऐसे, ऊपर नीचे अवे, देख रहे हो बच्चे, अवे देख रहे हो, यहां से अवे, कोई दिक्कत? तो हम बात करते हैं फर्स्ट सरफेस की, ये फर्स्ट सरफेस है हमारा, ये फर्स्ट सरफेस की। तो फर्स्ट सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जा रही है, देखो बच्चे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जा रही है, ऊपर, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर जा रही है, ये एरिया वेक्टर है। कितना एंगल बन रहा है बताना बच्चे, कितना एंगल बन रहा है ये, बोलो बोलो कितना एंगल बन रहा है। तो फर्स्ट सरफेस के लिए थीटा क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया। सेकंड सरफेस के लिए कितना हुआ, देखो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर जा रही है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जा रही है, ऊपर जा रही है, और एरिया वेक्टर भी ऊपर जा रहा है, कितना एंगल बन रहा है बताओ। अगर दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऊपर जा रही है, एरिया वेक्टर भी ऊपर है, तो दोनों में जो एंगल बनेगा वो 0 डिग्री बनेगा। और ये थर्ड सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, ये ऊपर जा रही है, थर्ड सरफेस है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर जा रही है अवे, और ये थीटा कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। तो तीनों ही सरफेस के लिए अब जैसे हमने ये देख लिया क्या क्या एंगल बन रहा है, इसका 90 बन रहा है, इसका 0 बन रहा है, इसका 90 बन रहा है। अब हम फॉर्मूला लगा देते हैं बच्चे, यहाँ पर इसको मिटा देते हैं और फॉर्मूला लगाते हैं। ध्यान से सुनते रहना बच्चे, तो कोई डाउट हो दोबारा मैं रिपीट कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट धीरे धीरे देखते रहो पहले, ठीक है। ये आ गया हमारा। तो फर्स्ट के लिए क्या हुआ बच्चों, E1 cos 90, पहले के लिए एंगल 90 डिग्री हो गया। दूसरे के लिए क्या होगा, E2 cos। अभी बच्चे हम अलग अलग ले लेते हैं। देखो अभी एक्चुअली क्या है कि अभी हम ये देख ही नहीं रहे क्या सेम है क्या डिफरेंट है, अभी तो हम मतलब अंधाधुंध लगा दे रहे हैं फॉर्मूला, मतलब अभी ये नहीं देख रहे कि क्या सेम है क्या चेंज है, अभी हम सीधे एंगल के देख रहे हैं। पहले हम एंगल देख रहे हैं, उसके बाद देख लेंगे, ठीक है बच्चे, समझे नहीं समझे, बोलो भाई बोलो। अभी हम एंगल लगा रहे हैं, बस हमारा काम पहले एंगल पुट करना होता है, बाकी हम देख लेंगे क्या सेम है क्या डिफरेंट है क्या अलग है। तो बच्चे ये है, अब एक्चुअली क्या एंगल लगाने से काफी फायदा होता है, कई चीजें ऐसी 0 हो जाती हैं, क्योंकि cos 90 हुआ बच्चे और ये cos 90 हुआ, और cos 90 क्या होता है 0 हो जाता है, तो ये और ये ऐसे ही क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो एक्चुअली क्या हुआ, इसलिए मैंने आपको कहा कि पहले एंगल लगा दो। आप सीधे एंगल लगाते ही अगर cos 90 हो जाता है तो cos 90 0 हो जाएगा, अब आगे देखने की जरूरत नहीं है, पुट वुट करने की जरूरत नहीं है। तो ये क्या हुआ, A2 cos 0 कितना होता है बच्चों बताओ, cos 0 कितना होता है, cos 0 1 हो जाता है। तो ये हमारा एक्सप्रेशन ऐसा हो गया, ऐसा आ गया यहाँ पर। तो अब क्या है बच्चों, आगे अगर देखें तो, अब आगे अगर हम देखें तो क्या है, अब हम चाहें तो अब इसको आगे फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो अब मेरा एक क्वेश्चन ऐसा है, यहाँ से आपसे क्वेश्चन है कि ऐसा क्यों हुआ कि इस सरफेस से कोई फ्लक्स पास नहीं हो रहा है, फर्स्ट सरफेस एंड थर्ड सरफेस से नो फ्लक्स इज पासिंग, क्यों? कोई सोच के बता सकता है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड यहां जा रही है यहां जा रही है, कोई फ्लक्स इससे क्यों नहीं पास हो रहा, ऐसा क्यों है? नहीं यहां देखो अच्छा, ऐसा क्यों है, जैसे इससे कोई फ्लक्स पास ही नहीं हो रहा, साइड से कोई फ्लक्स पास ही नहीं हो रहा, सिर्फ सारा फ्लक्स ऊपर नीचे जा रहा है, सारी फील्ड ऊपर नीचे जा रही है, यहां से कोई फ्लक्स पास नहीं हो रहा। ये आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है बताओ, कोने से फ्लक्स पास नहीं हो रहा। जैसे ट्यूबलाइट होती है बच्चे, ट्यूबलाइट होती है लाइट छोड़ती है, मान लो कोने से लाइट नहीं छोड़ रही, वो सारी लाइट किधर छोड़ती है, आगे से इधर इधर, कोने से बंद है मान लो, तो कोने से लाइट नहीं जा रही ना, समझ रहे बच्चे नहीं समझ रहे। जैसे मान लो ट्यूबलाइट है, कोने से चौक, कोने से ऐसे है,
तो सारी लाइट यूं छोड़ रही है, कोने से कोई लाइट छोड़ नहीं रही है। तो यहाँ पे भी एक तरीके से आप इसको एनालॉगसली कंपेयर कर लो कि कोने से कोई फ्लक्स पास नहीं हो रहा है, सारा फ्लक्स कहाँ से पास हो रहा है, यहाँ से पास हो रहा है। ट्यूबलाइट देखो अच्छे घर में अपने, देखो सारी लाइट कहाँ से आ रही है, कोने से भी लाइट निकल रही है क्या, एमिट करता है वो, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पे है। अच्छा उसको मान के मत चल लेना, इसे सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे समझा रहा हूँ, ये ट्यूबलाइट नहीं है, कहीं पता चला बोलने लग जाओ सर ये ट्यूबलाइट है, समझ रहे हो भाई, ठीक है। ये हो गया। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें, लैम्डा एल एप्सिलॉन नॉट, इलेक्ट्रिक फील्ड को ई लिख देते हैं सिर्फ। अच्छा हम एरिया किसका लें बच्चों, यहाँ पर A2 में जो एरिया है वो क्या लें, कौन सा एरिया लें, कोई बच्चा बताएगा हमको यहाँ पर कौन सा एरिया लिया जाए। शाबाश, बाकी क्यों नहीं लिए, बाकी क्यों नहीं ले, और कुछ नहीं क्यों नहीं लिया, CSA। देखो इसका तो काम ही खत्म हो गया, बचा कौन सा, ये। अब देखो एक्चुअली क्या होता है बच्चों, जैसे हमारे पास ये सिलेंडर है, ठीक है, ये क्या होता है, सर्कल होता है, ये सर्कल होता है, और ये क्या होता है, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया। तो इससे फ्लक्स पास हो रहा है पूरे, इससे फ्लक्स पास हो रहा है, इससे। तो हम क्या लेंगे, जिससे फ्लक्स पास हो रहा है वो एरिया लेंगे, और कौन सा एरिया होगा, कर्व सरफेस। क्या होता है कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर, क्या होता है बच्चों, बोलो बोलो बोलो। आप लोग लेट कर देते हो भाई, पहले मैं लिख देता हूँ, उसके बाद आप लोग सोचते हो कि मैं बोलूंगा या बोलूंगी। हाँ बोलो। देखो अच्छे, जैसे मैंने आपको ये बताया अभी आपको कि ये हमारा फॉर्मूला, जैसे इसको हम जैसे नीचे ले आए तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लैम्डा बाय 2 पाई r एप्सिलॉन नॉट। इसके अलावा इसमें हम एक और फॉर्मूला बना सकते हैं। अब एक और फॉर्मूला कौन सा बन सकता है, एक्चुअली क्या होता है बच्चों, k क्या होता है, k इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। k हमने पढ़ा था ना, k q1 q2 बाय r स्क्वायर, दो चार्ज के बीच का जो फोर्स होता है वो होता है k q1 q2 बाय r स्क्वायर। तो जैसे मान लो ये है, तो एक काम करो, मैं इसको अगर फॉर्मूले को ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, यहां व्यू आ रहा है आप लोगों का, ये बताना, ठीक है। जैसे मान लो हम इसको ये लिख लिया हमने फॉर्मूले से, 2 से मल्टीप्लाई कर दें ऊपर नीचे, तो ये 2 × 2 क्या हो जाएगा 4, और ये पाई हो जाएगा, और ये एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो इसकी जगह हम k रिप्लेस कर देते हैं, और रिप्लेस करने के बाद इसको लिख देते हैं इज इक्वल टू 2 लैम्डा k लैम्डा बाय r। अब आप लोगों में से कई बच्चे पूछेंगे सर कैसे आया, एक बार अच्छे से देख लो बच्चे, समझ में आ जाएगा, वरना मैं दोबारा भी डिस्क्राइब कर देता हूँ आप लोगों को। तो बच्चों हमारे पास है एक क्वेश्चन, बट क्वेश्चन को कराने से पहले हम बता देते हैं, यह है इसी कॉन्सेप्ट पे जो हमने अभी पढ़ा है। अगर हमारे पास कोई एक इनफाइनाइट वायर है जिस पे चार्ज है, जो कि एक्चुअली इनफाइनाइट तो नहीं होती, हम एज्यूम करते हैं, तो अगर इस पे चार्ज है कुछ, तो इससे कुछ दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है, दो फॉर्मूले होते हैं, क्या क्या होते हैं बोलो, ये एंड ये फॉर्मूला होता है। तो सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा क्वेश्चन को चालू करने से पहले, इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस का ग्राफ कैसा आएगा बच्चों। अगर हमसे पूछा जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के साथ कैसे वेरी कर रहा है, तो कैसा ग्राफ आएगा, कैसा नेचर होगा ग्राफ का, बताओ बोलो भाई बोलो, नेचर ऑफ ग्राफ। भाई हाँ बच्चे, इसे कहते हैं हाइपरबोला। देखो बच्चों एक्चुअल में क्या होता है, जब कोई चीज किसी के रेसिप्रोकल से वेरी करती है, इनवर्स रिलेशन कहते हैं, ये तो आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे होगे। बट इस ग्राफ को ऐसे ड्रॉ करते हैं, और इसका नाम होता है हाइपरबोला। क्या नाम होता है बच्चों, बोलो बोलो भाई, क्या नाम होता है इसका, बोलो बोलो। इनवर्स का ग्राफ है ना। देखो अच्छा, डिस्टेंस के साथ कैसे डिपेंड कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के साथ इनवर्सली डिपेंड कर रहा है, इनवर्स ग्राफ है, इसको कहते हैं हाइपरबोला। जब डिस्टेंस बढ़ेगा, ऑब्वियसली बात है, इससे दूर जाएंगे, जब आर बढ़ेगा इससे दूर जाएंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, अपने आप क्या हो जाएगी, घट जाएगी। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो बच्चे,
वायर से दूर जाओगे तो वायर की जो फील्ड है, वायर के से फील्ड डेवलप हो रही है आसपास, वो रिड्यूस हो जाएगी। तो चलो बच्चों, खैर हाल फिलहाल एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं इसी बेसिस पे। वी हैव अ वायर स्ट्रेट infinite wire having linear charge density 10 coulomb प्रति मीटर per meter. We have a straight wire, infinite wire having linear charge density 10 coulomb per meter. ठीक है, ये दे रखा है हमको। और क्या चाहिए हमको? हाँ, a point charge of 10 microcoulomb is placed 10 centimeter away from wire. Find force on it. Find force on it. करो बच्चों। तो एक्चुअली क्या है कि हमारे पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो जो कि इसे सॉल्व करते हैं। तो देखो अच्छा, जैसे ऐसा कुछ क्वेश्चन, एक वायर है कोई हमारे पास और एक यहाँ पर कोई चार्ज रखा हुआ है, तो उस चार्ज पर फोर्स लगेगा। किसकी वजह से लगेगा? क्योंकि ये इस वायर पे जो चार्ज है, वो जो चार्ज होगा इस पर फोर्स लगाएगा। तो फोर्स का फॉर्मूला बच्चे यहाँ पे हम लगाएंगे QE। कई बच्चे कहते हैं सर K/Q1 Q2 बाय R स्क्वायर लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते। कोई बच्चा बताएगा ये वाला फोर्स का फॉर्मूला न लगा के ये वाला क्यों लगाएंगे हम? इनमें से ये वाला फॉर्मूला क्यों चूज करेंगे? बताओ, बोलो भाई बोलो। देखो बच्चे, एक्चुअली क्या है कि बिल्कुल सही, जैसे इसमें एक चार्ज है, दूसरा चार्ज की वैल्यू नहीं है, बट दूसरा क्या है कि ये फॉर्मूला पॉइंट चार्जेस के लिए वैलिड होता है। अब ये पॉइंट चार्जेस क्या होते हैं भाई? दो छोटे छोटे चार्ज हों, कुछ दूरी पे रखे हुए हो, उसके लिए फॉर्मूला है। और यहाँ पर एक तो है पॉइंट चार्ज, एक सिंगल चार्ज रखा हुआ है, और इसको क्या कहते हैं बताना बच्चों? इसको क्या कहते हैं? अनन्या बताएगी। रुको रुको, कोई और नहीं बताएगा। अनन्या, इसे क्या कहते हैं बताना बच्चे? क्या कहते हैं इसको, बताओ। हेलो रेखा, क्या कहते हैं इसको बच्ची? किसने बताया? अच्छा लड़का है। ये देखो बच्चे, ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, ये पॉइंट चार्ज नहीं है, ये पॉइंट चार्ज है और ये पूरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। पॉइंट चार्ज क्या होता है? छोटा सा चार्ज जगह रखा हो उसे कहते हैं पॉइंट चार्ज, और अगर एक जगह पे चार्ज बहुत सारा डिस्ट्रीब्यूटेड हो उसे कहते हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये फॉर्मूला नहीं लग सकता, ये फॉर्मूला लगाते हैं। और वैसे भी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, एक चार्ज तो हमें मिल ही गया ये, और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लगा देंगे हम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लगा देंगे, क्या हो जाएगा? ये लगा देंगे हम यहाँ पर QE क्या है? 2K लैम्डा बाय R। तो वैल्यू पुट कर देंगे। चार्ज कितना है बच्चों हमारे पास? कितना है? 10 माइक्रोकूलम, 10 × 10⁻⁶। 2K कितना होता है? 9 × 10⁹ के कांस्टेंट होता है। लैम्डा कितना है? 10 कूलम पर मीटर। और डिस्टेंस कितना है बताना? कितनी दूरी पे है? 10 सेंटीमीटर। कितना लूँ मैं वैल्यू बताना? सेपरेशन कितना लूँ बताना बच्चों? 10 सेंटीमीटर को 0.1 लिख सकते हैं। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, आंसर किस में आएगा? आंसर की यूनिट क्या होगी बताओ बच्चों? क्या यूनिट होगी आंसर की बताओ? यूनिट क्या होगी आंसर की बताओ? क्या बात कर रहे हैं बच्चे? फोर्स की यूनिट हमेशा न्यूटन होती है भाई। फोर्स की यूनिट, फोर्स निकालना है हमको, इसकी यूनिट न्यूटन होगी बच्चों।